क्या चीज करना है, क्वेश्चन पढ़ो 2 बार, उसके बाद डेटा कॉपी करो। डेटा से तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है इस न्यूमेरिकल को अप्रोच करने के लिए। कोई एग्जाम हॉल क्या है, वो रिसर्च पेपर नहीं है, तुम उसमें बैठ कर रिसर्च नहीं कर सकते। तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना होगा, उसके बाद डेटा कॉपी करके एज अर्ली एज पॉसिबल तुम्हें ब्रेन लगाना होगा कि कौन सा फॉर्मूला तुम्हें कौन सा क्वेश्चन के लिए चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवजीत शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो बहुत दिनों बाद फिर से यूट्यूब में हूं और ये मैं जर्नी कंटिन्यू करने का पूरा कोशिश करूंगा इस बार। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के हर एक चैप्टर में से एक एक करके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। मतलब 14 चैप्टर इक्वल टू 14 न्यूमेरिकल, जो आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देखा है। और ये वीडियो हर एक फिजिक्स स्टूडेंट को हेल्प करेगा। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही जल्द आ रहा है और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन लोगों के फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत होता है। और ये वीडियो हर एक फिजिक्स स्टूडेंट को अपने प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, हर एक साइड का जो लेंथ है स्मॉल है, 2 कॉर्नर पर 2 चार्ज प्लेस्ड है, पी कॉर्नर पर +q, सी कॉर्नर पर -2q। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट कॉर्नर ए। तो सिंपल, इसमें हमें दोनों चार्ज के वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टरली ऐड करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी। तो चलो लिखते हैं। तो +q के वजह से ए कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, ये हुआ प्लस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये हुआ अवे, ये मैं लिख रहा हूं E1। तो ये E1, अच्छा देखो इसमें CG ऐसा का कोई बात नहीं है, तो हम लोग लेके चलते हैं CGS। तो E1 का एक्सप्रेशन क्या हुआ, E1 का एक्सप्रेशन हुआ सिंपल चार्ज अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर Q/a²। अच्छा, अब ये माइनस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टूवर्ड्स होता है। तो ये माइनस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ टूवर्ड्स, ये हुआ E2। पॉजिटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, मतलब नेगेटिव चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस चार्ज की तरफ। अब E2 का एक्सप्रेशन क्या है, E2 का एक्सप्रेशन हुआ, ये हुआ ट्वाइस Q और ये हुआ a²। स्टूडेंट लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि यहाँ पर चार्ज का साइन रख देते हैं। चार्ज का साइन मत रखना, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस साइन का कंट्रीब्यूशन हम लोग डायरेक्शन में ले चुके हैं। तो देखो E2 का एक्सप्रेशन क्या हुआ, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और E1 का एक्सप्रेशन क्या हुआ, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, तो ये हुआ ट्वाइस Q/a² को मैं क्या लिख सकता हूं, E1। तो मैंने E2 को E1 के टर्म्स में लिख लिया। अब देखो स्टूडेंट लोग यहां पर भी गलती करते हैं। गलती कहां करते हैं, सिंपल, ये E1 और E2 को प्लस कर देते हैं, मतलब क्या लिख देते हैं, ट्वाइस E1 + E1 3E1। नहीं, यही पर तो गलती होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर एडिशन से जोड़ना पड़ता है, याद रखना। तो अब E2 और E1 के बीच में एंगल क्या है, देखो ये हुआ एंगल 60 डिग्री, ये तो तुम लोग जानते ही हो, क्योंकि इक्वेटोरियल ट्रायंगल के हर एक का एंगल क्या 60 डिग्री। अब ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ तुम्हारा 120 डिग्री, क्योंकि वेक्टर में एंगल हम लोग लेते हैं टेल और टेल। तो ये हुआ E1 वेक्टर का टेल और ये हुआ E2 वेक्टर का टेल। गलती यहां पर भी होता है, ध्यान रखना। तो ये मैं लिख सकता हूं थीटा = 120 डिग्री बिटवीन क्या है, E1 एंड E2। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये मैं लिख रहा हूं EA। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंडर रूट क्या होता है, दो वेक्टर अगर A और B थीटा एंगल पे इंक्लाइन है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, √a² + b² ट्वाइस AB cos θ। यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर E1² + E2² प्लस ये हुआ ट्वाइस E1 E2 और ये हुआ cos ऑफ 120 डिग्री। अगर देखो तुमने E2 को E1 के टर्म में रिप्लेस नहीं किया तो इतना बराबर एक्सप्रेशन पुट करोगे, 100% गलती होने का चांस है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, E2 को E1 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या है, सिंपल E1² और ये हुआ E2², मतलब क्या हुआ, ये हुआ 4 E1², उसके बाद ट्वाइस E1, E2 का वैल्यू पुट करो ट्वाइस E1 और ये हुआ cos 120 का वैल्यू माइनस अब, जो तुम लोग को याद रखना ही होगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल। अब ये पहला 2 टर्म से क्या आ रहा है, 5 E1² और ये थर्ड टर्म से -2 E1²। तो ये हुआ 3 E1², ये हुआ √3 E1 और ये हुआ E1 का वैल्यू क्या है, E1 का वैल्यू है Q/a²। तो ये हुआ दोनों चार्ज के वजह से A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये रहा फाइनल रिजल्ट। इसको कॉपी कर लो। हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5। तो ये है आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एकदम सिंपल है, जो तुम्हारा कंसेप्ट को
थोड़ा आगे बूस्ट करेगा। ठीक, चलो ये है C1, C2, C3, C4, हर एक का वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने एक 500 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है। क्या ढूंढना है? फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ओके, तो सबसे पहला चीज ये आइडेंटिफाई करो कि कौन किसके साथ सीरीज या पैरेलल में है। ध्यान से देखो, ये अगर 500 वोल्ट है तो ये 500 इस पॉइंट पे भी क्या होगा 500, ठीक है, और ये 0 0 तो इस पॉइंट पे 0, मतलब C4 कैपेसिटर के अक्रॉस पूरा का पूरा 500 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग निकाल लेते हैं कि C4 के अक्रॉस चार्ज मान लो Q4 है, तो मैं लिख सकता हूं C4 इंटू डेल्टा V, क्योंकि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पूरा का पूरा 500 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, देख सकते हो ये पॉजिटिव पोटेंशियल, तो यहां पर कितना 500 और खाली वायर पे पोटेंशियल सेम होता है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 500 और यहां पर क्या है 0, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0, तो 500 माइनस 0, C4 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 500, तो ये मैं C4 लिख रहा हूं कितना 10 माइक्रोफैराड और डेल्टा V कितना है, ये हुआ तुम्हारा 500 वोल्ट, तो मैं लिख सकता हूं 5000 माइक्रो कूलम। ओके, तो C4 के अक्रॉस हमने चार्ज निकाल लिया। अब देखो ये तीनों क्या है, ये तीनों सीरीज में है। मैं मान रहा हूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है V3, क्योंकि देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट में पोटेंशियल 500 वोल्ट और इस पॉइंट पे 0, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 500 वोल्ट। और अगर कैपेसिटर सीरीज में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइड होता है, अगर लेकिन चार्ज सेम होता है। यहां पर तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर C1 का तो वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड और C2 का वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड और C3 का वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड, तो हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 500/3, क्योंकि देखो वैल्यू सेम है ना 10 10 10 और ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना 500, तो ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, सीरीज में तो ये वैल्यू सेम ही है 10 10 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के अक्रॉस में क्या होगा 500/3 वोल्ट। लेकिन अगर वैल्यू सेम नहीं हुआ तो मान लो ये है 10 20 15, तो कैसे निकालोगे चार्ज? ठीक है, ये तो तुमने आइडिया लगा लिया इस केस में कि ये तीनों कैपेसिटर का वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल डिवाइड होगा 500/3, लेकिन अगर सेम नहीं हुआ तो हम लोग जनरलाइज मेथड से चलते हैं। ठीक है, अच्छा तो मैं अब लिख रहा हूं, ठीक है, नाउ ये V1 प्लस V2 प्लस ये हुआ V3, ये हुआ 500 माइनस 0। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 500 माइनस 0, और ये तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, और सीरीज में क्या होता है चार्ज सेम होता है। ठीक है, इसके अक्रॉस मैंने माना चार्ज Q, इसमें भी चार्ज Q और इसमें भी चार्ज Q, सीरीज में चार्ज सेम होता है, याद रखना। तो ये मैं लिखूंगा Q अपॉन C1 और ये हुआ Q अपॉन C2 और ये हुआ Q अपॉन C3, जो है आ रहा है 500, और इसमें ये हुआ Q/10 और ये हुआ Q/10 और ये हुआ Q/10 इक्वल टू 500। ये प्रोसीड्यूर वैलिड तब है जब तीनों कैपेसिटर का वैल्यू अलग अलग है, इसमें तुम डायरेक्टली कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या लिखूं 3Q/10 इक्वल टू 500 और Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है तुम्हारा 5000/3 माइक्रो कूलम, तो ये रहा दूसरा आंसर। ओके, तो अगर कैपेसिटर सीरीज में होता है तो हर एक के अक्रॉस चार्ज सेम होता है, तो C4 के अक्रॉस हमने चार्ज निकाल लिया और C1 C2 C3 के अक्रॉस तो चार्ज सेम ही होगा, जिसका आंसर ये हुआ। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग एक शानदार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। देख सकते हो ये पॉइंट है A जिसमें पोटेंशियल है VA, इस ब्रांच में करंट जा रहा है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2 ओम, और ये एक सेल है 3 वोल्ट, लेफ्ट ये है पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल 1 ओम, और इस ब्रांच में करंट जा रहा है सेम करंट, और ये पॉइंट है B, और इस पॉइंट पोटेंशियल क्या है VB। क्या निकालना है VA माइनस VB। इसमें भी स्टूडेंट लोग को बहुत दिक्कत होता है और इसमें भी स्टूडेंट लोग बहुत गलती करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो ठीक है हम लोग भी एक पाथ चूज कर रहे हैं। ओके, ये है मेरा पाथ, मैं इस रास्ते पे जाऊंगा और लिखूंगा ओपन लूप इक्वेशन। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं VA। उसके बाद देखो कौन सा एलिमेंट आ रहा है करंट। अब देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैं भी जा रहा हूं इस रास्ते पे। ठीक है, तो अगर करंट और मेरा पाथ सेम डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा नेगेटिव, याद रखना।
करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, मैं भी करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो अगर करंट और मेरा पाथ सेम डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो मैं माइनस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, I इंटू आर, तो ये हुआ तुम्हारा 2 इंटू 2, ये हुआ 2 इंटू 2। ओके, नेक्स्ट देखो, मैं सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा हूं, ये हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं जा रहा हूं ना, करंट जा रहा है उसको छोड़ दो, सेल के केस में करंट का डायरेक्शन हम नहीं देखते, सेल के केस में लोग चेक कर रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। सेल के केस में करंट का डायरेक्शन हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो मतलब वोल्टेज में क्या होगा, लॉस, तो ये मैं लिखूंगा -3। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर से रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है ऐसे और हम लोग भी जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो फिर से बोल रहा हूं, अगर रेजिस्टेंस में करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये मैं लिखूंगा माइनस, और ये हुआ I कितना है, I का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 1, और ये हुआ लास्ट में VB। ओके, फिर से बोल रहा हूं, एक बार सुन लेना ध्यान से, रेजिस्टर के केस में करंट और मेरा पाथ अगर सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, नहीं तो पॉजिटिव। सेल के केस में हम लोग करंट का डायरेक्शन नहीं देखते हैं, क्या चेक करते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो या नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम लोग इस केस में पाथ ये चूज किया है, तो हम लोग जा रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वोल्टेज में लॉस, तो ये हुआ -3, याद रखना। ठीक, तो ये हुआ VA माइनस, ये हुआ 4, और ये हुआ -3, और ये हुआ -2। ओके, तो ये कितना हुआ, VA माइनस VB, और ये हुआ 4 - 3 कितना है, अच्छा ये तो 4 - 3 7, 7 + 2 9, और ये रहा वोल्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9 वोल्ट। ध्यान से करना, इस प्रॉब्लम में बहुत स्टूडेंट लोग गलती करता है, और ये प्रॉब्लम आता है 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम क्या है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है एम्पियर सर्कुलर लॉ से। ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरी स्टेडी करंट I। ठीक है, डायग्राम नहीं गिवन है, डायग्राम मैंने बना के लेके आया है। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका रेडियस है, उसमें I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन से तुम्हें पता चलेगा कि करंट सिर्फ सरफेस पे फ्लो हो रहा है या पूरे वायर पे फ्लो हो रहा है। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट क्रॉस सेक्शन, तो करंट पूरा वायर में फ्लो हो रहा है, जिसका रेडियस है, करंट पूरा वायर में फ्लो हो रहा है, क्रॉस सेक्शन में, सिर्फ सरफेस पे, मतलब ये सॉलिड वायर है, ये हॉलो वायर नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट रेडियल डिस्टेंसेस a/2 एंड ट्वाइस ए रेस्पेक्टिव फ्रॉम द एक्सिस। तो दो डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हमें रेशियो चाहिए। सबसे पहला चीज a/2 कौन सा है, इंटरनल पॉइंट, और ट्वाइस ए कौन सा है, एक्सटर्नल पॉइंट। तो देखो, ये है रेडियस A, अच्छा ये हुआ तुम्हारा a/2, मान लो ये हुआ a/2, इसको मैं, अच्छा देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, इतना छोटा कर लिखूंगा, तो ये हुआ a/2 और ये हुआ एक्सिस, तो मान लो ये है ट्वाइस A। तो ये पॉइंट पर और ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो चाहिए। सबसे पहला चीज तुम्हें जानना होगा कि उसके सॉलिड वायर की वजह से इंटरनल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ये तुम्हें याद रखना होगा। तो देखो a/2 क्या है, इंटरनल पॉइंट, जब मैं लिख रहा हूं देखो, जब r लेस देन a है, मतलब ये क्या हुआ, इंटरनल पॉइंट। ठीक है, तो इंटरनल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ये होता है μ0I डिवाइड बाई ये हुआ 2πr। जब r लेस देन a है, मतलब इंटरनल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है सॉलिड वायर के वजह से μ0I/2πr। जब r ग्रेटर देन a है तो ये पॉइंट क्या हुआ, एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है μ0IR डिवाइड बाई 2πa²। ये हुआ इंटरनल पॉइंट और ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अच्छा बस ये हुआ a/2, r की जगह a/2 रख दो और इसमें r की जगह रख दो ट्वाइस है। ठीक है, अब रेशियो चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूं, रेशियो चाहिए तो मैं लिख सकता हूं BI प्रोपोर्शनल टू, ये मैं लिखूंगा 1/r, और इसमें B एक्सटर्नल क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि देखो बाकी सारा तो कांस्टेंट ही है, μ0I/2π तो कांस्टेंट ही है, μ0I/2π कांस्टेंट है, इसमें मैं लिखूंगा r/a²। ठीक है, इसमें क्या होगा, r इक्वल टू ट्वाइस है, तो मैं लिखूंगा, देखो अच्छा तो अच्छा इसको मैं थोड़ा सा यहां पर लिख लेता हूं। तो r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्योंकि a/2 है तो ये हुआ BI प्रोपोर्शनल टू 2/a। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो पूछा है, तो रेशियो पूछा, ये पूरा चीज को तुम बाई करोगे तो कट ही जाएगा, तो लिखो ना BI क्या है 1/r, r क्या है तुम्हारा एक्सिस से डिस्टेंस इंटरनल पॉइंट का, ये कितना है a/2 है, तो नीचे लिखो a/2, तो ये हुआ इंटरनल पॉइंट पर। ठीक है, ये हुआ वायर। अब देखो एक्सटर्नल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, ये हुआ
म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई ए स्क्वायर, इसमें तुम्हें वैल्यू नहीं पूछा है, जस्ट रेशियो पूछा है। तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, तो कांस्टेंट है आर बाई ए स्क्वायर, तो लिखो ना आर का वैल्यू क्या है, ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट ट्वाइस है, तो ये हुआ ट्वाइस ए अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हुआ बी ई, ये काटो ए, तो ये हुआ 2 अपॉन ए। तो क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, इंटरनल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। ए बाई 2 है इंटरनल, ट्वाइस से क्या एक्सटर्नल, तो ये लिखो बी आई बाई बी ए। ओके, अच्छा ये मैं इक्वल टू दे रहा हूं, ये हुआ तुम्हारा 2 बाई ए और ये भी क्या हुआ 2 बाई ए, ये काटोगे तो ये आएगा बी आई बाई बी ई इक्वल टू 1। मतलब ये दोनों डिस्टेंस पर वायर से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा 1। ओके, तो ये दोनों एक्सप्रेशन तुम्हें याद रखना है कि इंटरनल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट पर सॉलिड वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और उसमें हम लोग एक प्रॉब्लम चूज करेंगे, वर्क डन इन टर्निंग ए डाइपोल। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। ठीक है, तो क्वेश्चन का फॉर्मूला पहले आइडिया लगाओ क्वेश्चन पढ़ के। एक तो चीज है तुम्हें क्वेश्चन रीड करने का कैपेबिलिटी इंक्रीज करना है, दूसरा चीज है क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें डेटा लिखना है, और तुम क्वेश्चन पढ़ के न्यूमेरिकल मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये थोड़ा टफ है। पहले क्या चीज करना है, क्वेश्चन पढ़ो 2 बार, उसके बाद डेटा कॉपी करो, डेटा से तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना है इस न्यूमेरिकल को अप्रोच करने के लिए। क्योंकि कोई एग्जाम हॉल क्या है, वो रिसर्च पेपर नहीं है, तुम उसमें बैठ कर रिसर्च नहीं कर सकते, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना होगा, उसके बाद डेटा कॉपी करके एज अर्ली एज पॉसिबल तुम्हें ब्रेन लगाना होगा कि कौन सा फॉर्मूला तुम्हें कौन सा क्वेश्चन के लिए चाहिए। और एग्जाम में तुम अगर एक प्रॉब्लम के लिए मतलब एक क्वेश्चन लेके बैठे हो 10 मिनट तो तुम्हारा खत्म एग्जाम। तो एग्जाम हॉल कोई रिसर्च पेपर नहीं है, उसमें तुम्हें जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना होगा कि कौन सा फॉर्मूला कौन से न्यूमेरिकल के लिए बेस्ट होगा। ठीक, चलो, ए बार मैग्नेट having a magnetic moment of 2 × 10⁻⁴ जूल पर टेस्ला is free to rotate in a horizontal plane। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग लिखते हैं कैपिटल एम से 2 × 10⁻⁴ जूल पर टेस्ला, इसको हम लोग एम्पीयर मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं। ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 6 × 10⁻⁴ टेस्ला एग्जिस्ट इन स्पेस, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। Find the work done in taking a magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction 60 degree with the field। मतलब बार मैग्नेट को रोटेट करने के लिए पहले वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने 60 डिग्री में उसको रोटेट किया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो कितना वर्क डन चाहिए। फॉर्मूला क्या है, जब हम लोग बार मैग्नेट को θ1 से θ2 एंगल रोटेट कराते हैं तो उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, याद है? देखो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, W = m × b, ये हुआ तुम्हारा cos θ1 और ये हुआ cos of θ2। जब हम लोग बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में से कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको अलाइन करते हैं, तो इस केस में क्या है, पहला जो बार मैग्नेट है वो पैरेलल टू द फील्ड है, मतलब θ1 क्या है, θ1 क्या है 0, इसमें मैं लिख सकता हूँ θ1 = 0। बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, उसके बाद मैंने क्या किया, बार मैग्नेट रोटेट किया ताकि डाइपोल मोमेंट के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बन पाए 60 डिग्री। तो ये पहले आता है θ1, उसके बाद θ2, इससे यहाँ पर भी गलती होता है, ध्यान से। तो चलो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू पुट करो, ये हुआ 2 × 10⁻⁴ और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 6 × 10⁻⁴, cos 0 हुआ, ये हुआ cos of 0 डिग्री और ये हुआ cos of 60 डिग्री। तो मल्टीप्लाई करो, ये हुआ 12 × 10⁻⁸, cos 0 का वैल्यू 1, cos 60 का वैल्यू हाफ, तो ये हुआ 12 × 10⁻⁸, ये हुआ हाफ और ये हुआ 6 × 10⁻⁸। वर्क डन का यूनिट ये होता है जूल, और ये रहा तुम्हारा आंसर, एक फुद्दू सा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। ठीक है, कॉपी कर लो। तो ये क्वेश्चन है चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ये क्वेश्चन पर्सनली मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट का एक स्पेशल क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने आप देखे हो कि नीट और जेईई मेंस का कुछ क्वेश्चन भी आ रहा है, तो ये मैंने क्वेश्चन उठाया है नीट के क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक बार क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड 0.025 टेस्ला विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है ये, और प्लेन लूप
प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। अगर मैं बोलूं तो ध्यान से देखो, ये हुआ सर्कुलर लूप, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये हुआ एरिया वेक्टर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर मतलब 90 पुट मत कर देना, ठीक। तो फ्लक्स क्या होता है, नॉर्मली फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। तो ये परपेंडिकुलर बोला है, तुम 90 पुट मत कर देना, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, पैरेलल है, क्लियर। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, BA, और ये हुआ cos ऑफ 0 डिग्री, और ये हुआ BA। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एरिया वेक्टर के साथ पैरेलल है, तो ये हुआ एंगल 0। ध्यान से, रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। जो इसका रेडियस है ना वो इस रेट से चेंज हो रहा है, तो इसको मैं क्या नोट कर सकता हूं, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूं dr/dt, ये हुआ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये इंक्रीज भी हो रहा है, अच्छा श्रिंक मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो dr/dt मतलब ये रेडियस कम हो रहा है। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ढूंढना है जब रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर। अब देखो, नॉर्मली एक लूप के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से, एरिया चेंज होने की वजह से, या ये एंगल चेंज होने की वजह से। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में रेडियस चेंज हो रहा है मतलब एरिया चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से चलते हैं, फाई इक्वल टू, ये मैं लिखूंगा फाई इक्वल टू B इंटू A, ये था गिवन डेटा, ठीक है। अब इसमें फाई इक्वल टू मैं लिखूंगा, ये हुआ B, और ये सर्कुलर लूप है तो ये हुआ पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, ध्यान में रखना, ये जो लूप है उसका रेडियस 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से छोटा हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए जब रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ओके। तो इस क्वेश्चन में मुझे ये मैं कर रहा हूं d∅/dt, लेकिन मैं इसका सिर्फ लूंगा मैग्नीट्यूड, ओके। अच्छा, तो मैं B इंटू पाई रख रहा हूं, ये हुआ dr² और ये हुआ dt। देखो, इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन बोर्ड के पैटर्न में जब शॉर्टकट अप्लाई किए 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए तो मार्क्स कट जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम तो बोलोगे घर में मैं तो फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं, लेकिन मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर एक स्टेप का मार्क्स होता है। तुम अगर स्टेप मिस किए हो तो मार्क्स कट जाएगा। क्लियर कंसेप्ट, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं, dt से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और ये जानते हो कि फैराडे के सेकंड लॉ के हिसाब से ये हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये हुआ B पाई। अब देखो, ये हुआ r का वेरिएबल और नीचे t का वेरिएबल, तो इसमें मुझे चेन रूल अप्लाई करना होगा। ये हुआ dr² और ये हुआ dr और ये हुआ dr dt, ओके। इसमें मैंने चेन रूल अप्लाई किया। अच्छा, ये हुआ नेक्स्ट E इक्वल टू B पाई, r² का डिफरेंशिएट क्या होगा, ये हुआ 2r और ये हुआ dr dt। तो ये हुआ E इक्वल टू 2B पाई r और ये हुआ dr dt। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट इसमें वैल्यू रखना है। तो ये मैं लिखूंगा E इक्वल टू, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू बोला है 0.025, 0.025। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं, ओके। अच्छा, ट्वाइस B ना, तो ये है ट्वाइस B। पाई का वैल्यू ऐसे रख दो, पाई। R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, ओके। तो जब R इक्वल 2 सेंटीमीटर है तब पूछा इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो 2B का वैल्यू है 0.025, पाई का वैल्यू पाई रख दो, R का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और dr/dt का वैल्यू है 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻3 मीटर, ओके। चेक कर लेता हूं, 2B 0.025, पाई R का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, 2 dr/dt 10⁻⁻3। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 और पाई को एक साथ लिख रहा हूं। अच्छा, तो ये हुआ 4 पाई, ये हुआ 4 पाई और ये हुआ 0.025 और ये हुआ 10⁻⁻5। 2 इंटू 4 पाई 0.025 10⁻⁵। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको उठाओ और नीचे हुआ, नीचे कितना जीरो होगा, 1 2 3, ओके। अच्छा, तो ये 24 इंटू पाई कितना हुआ, 100 पाई, और नीचे गया 10⁻⁻5 और ये हुआ 10⁻⁻3। तो ये हुआ कितना, 100 पाई इंटू 10⁻⁻8, ये हुआ तुम्हारा 10⁻2 -8, 10⁻6 पाई, और ये मैं लिखूंगा वोल्ट में,
ओके तो एक बार चेक कर लेते हो आंसर। ये हुआ 2 इंटू 4 पाई 0.025, ये हुआ 10 टू द पावर माइनस 5, ये काटो 3 0 नीचे आया। 25 इंटू 4 कितना 100 पाई 10 टू द पावर माइनस 5, ये ऊपर 10 टू द पावर माइनस 3, और ये हुआ 100 पाई 10 टू द पावर माइनस 8, 2 माइनस 8 माइनस 6, और ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके एग्जाम में मेन थिंग है क्वेश्चन को रीड करने का कैपेबिलिटी, दूसरा चीज है कौन सा फॉर्मूला, तीसरा चीज है एक्यूरेसी। तुम सब कुछ जानते हो, फाइनल आंसर ही तुम्हारा गलती आया तो मार्क्स कट जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन बहुत बहुत शानदार है क्योंकि इसमें रेडियस चेंज होने के बाद वजह से आ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है, क्या नाम है वो तुम लोग बोलोगे, ठीक है, कॉपी कर लो। तो ये क्वेश्चन है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट से, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अरे एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का टॉपिक है वो तुम लोग गेस करोगे, मैं बोल दूं। अच्छा पहले तुम लोग गेस करो। देखो ये है एलसीआर सर्किट सीरीज में, एल और सी का वैल्यू नहीं गिवन है, आर का वैल्यू गिवन है 100 ओम, और ये तीनों कॉम्बिनेशन कनेक्ट हुआ है एक एमीटर, और ये है ऑल्टरनेटिंग सोर्स जिसका वोल्टेज है 220 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज, और ये रहा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और ये तीनों के अक्रॉस हमने एक एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है। ये रहा एक वोल्ट मीटर, एल के अक्रॉस V1, सी के अक्रॉस V2 और आर के अक्रॉस V3। ये दोनों वोल्ट मीटर सेम रीडिंग दिखा रहा है 300 वोल्ट और 300 वोल्ट। ओके लेकिन ये आर के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर V3 कनेक्टेड है उसका रीडिंग हमें नहीं दिखा रहा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V3 और एमीटर A। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया है उसका रीडिंग चाहिए, मतलब वैल्यू वोल्टेज, और एमीटर मतलब सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ऑब्वियसली इसी करंट। अब देखो टॉपिक कौन सा है, टॉपिक क्या है बोलो। टॉपिक है तुम्हारा रेजोनेंस। क्यों सर, क्यों रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में ये इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है, तो क्या होता है एक्चुअली VL और VC क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। ये VL और VC क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जो नेट वोल्टेज है वो पूरा का पूरा अप्लाई होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। रेजोनेंस के केस में क्या होता है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम होता है, और उसके साथ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जो नेट वोल्टेज अप्लाई होता है वो पूरा का पूरा रेजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है या वोल्टेज अक्रॉस ये जो वोल्ट मीटर है V3, उसका रीडिंग क्या हुआ, उसका रीडिंग हुआ तुम्हारा 220 वोल्ट। ऑब्वियसली ये आरएमएस वैल्यू ही है। ओके तो ये रहा एक आंसर। और सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये मैं लिखूंगा I, ठीक है I। तो ये हुआ तुम्हारा V, ठीक है, ये हुआ 220 वोल्ट, ये मैं लिख सकता हूं, ये हुआ 220 वोल्ट डिवाइड बाई ये हुआ रेजिस्टेंस। क्योंकि फिर से बोल रहा हूं, जब रेजोनेंस होता है तो ये दोनों वोल्टेज एल और सी के अक्रॉस क्या होता है, इक्वल और ऑपोजिट, और वो दोनों म्यूचुअली कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये मैं लिखूंगा 220 वोल्टेज, और ये हुआ 220 वोल्टेज बाई आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 100 ओम। तो 0 0 कैंसिल, 22/10 ये हुआ 2.2 एम्पियर। ओके तो ये चैप्टर में से हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम लोग कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर एक शानदार क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट ये टॉपिक को छोड़ देता है, कंडक्शन का और डिस्प्लेसमेंट करंट, लेकिन एक क्वेश्चन अगर एक न्यूमेरिकल आ गया तो तुम उसमें मार्क्स खो दोगे। तो अगर तुमने ये कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट का सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लिया तो तुम्हारा 2 मार्क्स बच जाएगा। इसको कॉपी कर लो, चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 8 से, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तुम्हें पूरा कंसेप्ट पता चल जाएगा कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है। देखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड, ठीक है, जो लिख लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है 20 माइक्रोफैराड, is being charged by voltage source whose potential is charging at a rate of 3 voltage per second। अच्छा तो ये लिख सकते हो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है dV/dt 3 वोल्ट पर सेकेंड। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज चेंज हो रहा है वो इस रेट से चेंज हो रहा है। फाइंड द कंडक्शन करंट थ्रू वायर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट क्या, ये हुआ तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस हमने एक सोर्स कनेक्ट किया है जिसका जो पोटेंशियल है वो इस रेट से चेंज हो रहा है। अब नॉर्मली वायर पे क्या होता है, वायर पे होता है तुम्हारा कंडक्शन करंट जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के वजह से, लेकिन
कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में तो वैक्यूम है, वहां पर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, वहां पर करंट फ्लो हो रहा है तुम्हारा ID जो है डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो जनरेट होता है ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखना जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो वायर में फ्लो हो रहा है कंडक्शन करंट, लेकिन कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में फ्लो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो क्यों जनरेट होता है, वो जनरेट होता है ड्यू टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब IC और ID क्या होता है, सेम होता है, ये भी याद रखना IC और ID क्या होता है, सेम। ID का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ D फाई E और ये हुआ DT। एप्सिलॉन का वैल्यू तो पता है, और ये क्या हुआ फाई, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से ये डेवलप होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो क्या ढूंढने बोला है, कंडक्शन करंट थ्रू वायर्स एंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर ID तुमने निकाल लिया तो IC तो सेम ही होगा, मतलब दोनों का आंसर सेम ही होगा। क्लियर, अच्छा तो चलो लिखते हैं, लेकिन इसमें तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं गिवन है, तो चलो देखते हैं। ID इक्वल टू क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ D फाई E और ये हुआ DT, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट और ये हुआ DT और ये हुआ E इंटू A। अच्छा, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट DDT, कौन सा कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो मैं एरिया को बाहर लिख रहा हूं। और E मतलब क्या हुआ, E मतलब हुआ वोल्टेज बाय ये हुआ डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच में, ये हुआ D। अच्छा, अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट A बाई D तो कांस्टेंट है, D क्या है, दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन, और ये dVdt जो कैपेसिटर जो वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो वोल्टेज चेंज हो रहा है dV बाई dt रेट से। अब एप्सिलॉन A बाई D का क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होता है याद है, ये हुआ तुम्हारा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये तो याद रखना ही होगा, नाम भूल जाना लेकिन ये वाला फॉर्मूला मत भूलना। तो ये हुआ तुम्हारा C और ये हुआ dV dt, इसको मैं साइड में रख रहा हूँ। C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है 20 माइक्रोफैराड, तो मैं लिख रहा हूँ इसको 20 माइक्रोफैराड, और ये हुआ कि dVdt कितना है 3 वोल्टेज पर सेकेंड। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हुआ 60 और ये करंट हुआ तो ये हुआ तुम्हारा माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और ये हुआ आंसर, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट, और यही बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा तुम्हारा कंडक्शन करंट। दोनों का वैल्यू सेम ही है। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग समाप्त करके नेक्स्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स चलते हैं। रे ऑप्टिक्स में से हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसका टॉपिक का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्किट्स, क्योंकि मैंने देखा मेरा बहुत सारा क्वेश्चन उस क्वेश्चन पे गलती करता है। ये रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्किट क्वेश्चन है, उस पे स्टूडेंट लोग समझ ही नहीं पाता कि लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है या रिफ्रैक्शन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलो एक बार वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम भी एग्जाम पर्पज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपी कर लो उसको। तो ये क्वेश्चन है हमारा रे ऑप्टिक्स से, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन है फॉर्मूला जो है रिफ्रैक्शन ऑन ए स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, देखो, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए कन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस, mu equal to 1.5, रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस 100 सेंटीमीटर, एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म। सबसे पहले तो अगर तुम्हें डायग्राम नहीं पता तो डायग्राम देखो, ये रहा कुछ डायग्राम, लेकिन एक्चुअली इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने का जरूरत तो नहीं होता। ठीक है, ये रहा तुम्हारा कन्वेक्स, ठीक है, ये रहा पॉइंट सोर्स, अच्छा ये रहा इसका ये रहा इसका पोल, और ये रहा सेंटर, और ये रहा रेडियस। रेडियस का वैल्यू कितना है, रेडियस का वैल्यू कितना है, ये हुआ तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। ये रहा मीडियम एयर, और ये रहा म्यू इक्वल टू 1.5। लाइट कहां से आ रहा है, लाइट आ रहा है एयर से, तो ये रहा लाइट आया एयर से। अच्छा, ये रहा तुम्हारा नॉर्मल, और लाइट जाके फिर कहां मिलेगा वो देखना होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तुम्हारा टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑन ए स्फेरिकल सरफेस। तो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मैं लिखूंगा u से, u इक्वल टू कितना है, अच्छा मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बेटर यहां से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 100 सेंटीमीटर म्यू। अच्छा, ये हुआ तुम्हारा μ1 इक्वल टू 1 दे रहा हूं, और ये मैं μ2 से लिख रहा हूं। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। अच्छा, साइन कन्वेंशन क्या है, ये हुआ तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, पोल से लेते डायरेक्शन, पोल से लेते डिस्टेंस ना, तो अगर इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस पॉजिटिव, उल्टे डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। सबसे पहला चीज μ1 μ2 को आइडेंटिफाई करते हैं।
μ1 है, लाइट जहां से आ रहा है, लाइट कहां से आ रहा है, एयर से, और लाइट जहां कहां रहा है, लाइट जा रहा है सेकंड मीडियम पर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। क्या ढूंढना है, v। अच्छा, तो u का साइन कन्वेंशन क्या है, देखो लाइट जा रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और हम लोग डिस्टेंस मेजर कहां से कर रहे हैं, पोल से। तो मैं पोल से जा रहा हूं उल्टा, उल्टा जा रहा हूं ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो मैं जा रहा हूं इनसे लाइट के उल्टा, रे आ रहा है इधर से, मैं जा रहा हूं उल्टा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ तुम्हारा नेगेटिव -100 सेंटीमीटर। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लाइट जा रहा है इस डायरेक्शन में, और मैं देखो, और मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर में मतलब रेडियस मेजर करने के लिए, ठीक है, पोल से जा रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, ये रहा इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर, तो मैं लाइट की डायरेक्शन में पोल से जा रहा हूं सेंटर से, तो मैं लाइट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो आर का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, जो वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो μ2 का वैल्यू कितना है, μ2 का वैल्यू है 1.5, भी जो क्वांटिटी तुम निकालोगे उसमें साइन करना, पुट मत करना। μ1 का वैल्यू है 1, u का वैल्यू कितना है -100, ध्यान से, और ये रहा 1.5 -1, आर का वैल्यू कितना है +20, तो ये रहा 1.5 अपॉन v, और ये हुआ 100, और ये हुआ 0.5 अपॉन 20, इसको काटिए, ये हुआ 10। अच्छा, तो लिख सकता हूं 1.5 बाई v इक्वल टू 5/200 माइनस 1/100। पहले इसको एलसीएम कर लेते हैं, ये हुआ 200 और ये हुआ 2, 5 माइनस 2, उसके बाद क्या आ रहा है, अच्छा ये आ रहा है 1.5 अपॉन v, ठीक है, 1.5 अपॉन v, और ये आ रहा है 3 अपॉन 200। अच्छा, इसको 1.5 से काटोगे, यह आया 2, ठीक है, 1.53, 1.5 का 2 मल्टीप्लाई 2 से काटोगे 100, तो ये आ रहा है 1/v इक्वल टू 1/100, तो v आंसर आ रहा है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 1.5/v 5/200 माइनस 1/100, 200 मैंने एलसीएम लिया, 200/200 1, 5, 2, 3/200, तो 1.5 से काटोगे 3/2 का 100, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस कहाँ आ रहा है, +100, मतलब इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहां से यहां कहीं पर, ठीक है। तो ये हुआ इमेज फॉर्मेशन, और ये पोल से ये हुआ इमेज डिस्टेंस, जिसका वैल्यू कितना है 100 सेंटीमीटर। तो ये रहा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन में बहुत सारा स्टूडेंट फंस जाते हैं क्योंकि फॉर्मूला ही सोच नहीं पाते। ये हुआ फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पर 2 सरफेस नहीं है, लेंस पे 2 सरफेस होता है, ठीक है। ये हुआ रे ऑप्टिक्स। नेक्स्ट चलो हम चलते हैं वेव ऑप्टिक्स पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स से, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2012 और 2024 मतलब 12 साल बाद फिर से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया ना, बहुत सारा स्टूडेंट, मैं चैलेंज कर सकता हूं, ये क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकते। देखो, ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 800 नैनोमीटर एट 600 नैनोमीटर, तो 2 वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ है ये और एक वेवलेंथ है ये नैनोमीटर रेंज में, इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। तो 2 वेवलेंथ हमने यूज किया, और जो स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस है वो क्या है 1.4 मीटर, ठीक है। इफ द 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई 0.28 मिलीमीटर, मतलब ये क्या है स्मॉल डी, ठीक है, ये है कैपिटल डी, स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस, और ये रहा 2 स्लिट के बीच में डिस्टेंस 0.28 मिलीमीटर। फाइंड लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ 2 वेवलेंथ कोइंसाइड, मतलब ये ढूंढने को बोला है। मान लो कि सेंट्रल ब्राइट से कोई एक डिस्टेंस पर स्क्रीन के ऊपर दोनों वेवलेंथ के वजह से पैटर्न कोइंसाइड हो रहा है। अगर मैं यहां पर दिखाऊं, देखो ध्यान से, पैटर्न ये कह रहा है, ठीक है, पैटर्न ये कह रहा है, इसको मैं साइड में एक बार ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये रहा, ठीक है, ये रहा इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, ये रहा, अच्छा ये रहा तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, कोई एक वेवलेंथ के लिए मान लो ये है, ठीक है, कोई एक वेवलेंथ के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर लैम्डा चेंज किया तो फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब मान लो सेकंड वेवलेंथ के लिए मान लो ऐसा है, ठीक है, सेकंड वेवलेंथ की मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। अच्छा, ये रहा स्क्रीन के सेंटर पे, तो तुम्हारा दोनों वेवलेंथ की वजह से ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अच्छा, ये मान लो, ठीक है, कुछ हो रहा है ऐसा। अच्छा, ये मान लो तुम्हारा 4th, ठीक है, ये 4th, तो अच्छा ये रहा 1 2 3 और ये रहा 4th, मतलब फास्ट वेवलेंथ और सेकेंड वेवलेंथ के वजह से जो ब्राइट फ्रिंज हो रहा है वो स्क्रीन के कोई एक जगह पर आके कोइंसाइड करेगा, ठीक है। स्क्रीन के सेंटर पे तो ऑब्वियसली स्क्रीन के सेंटर में तो दोनों वेवलेंथ के वजह से सेंट्रल मैक्सिमम एक ही जगह पर फॉर्मेशन होगा,
ठीक है। लेकिन स्क्रीन से जब तुम दूर जा रहे हो, स्क्रीन के सेंटर से जब तुम दूर जा रहे हो, मैं ये एक बोल्ट दिखा रहा हूं एक वेवलेंथ के लिए और दूसरा मैं डॉटेड दिखा रहा हूं दूसरा वेवलेंथ के लिए। मान लो ये देखो, ये है तुम्हारा फर्स्ट वेवलेंथ का फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड वेवलेंथ का फर्स्ट मैक्सिमम। देखो ये दोनों जो ब्राइट फ्रिंज है ये दोनों भी कोइंसाइड नहीं हुआ है, ये दोनों कोइंसाइड नहीं हुआ है। नेक्स्ट जाके इसका ये देखो, मैं अगर बोल्ट का दिखा रहा हूं, सपोज एक डेटा बोल्ट का जो वेवलेंथ है, ठीक है, बोल्ट का ये रहा 1 2 3, ठीक है, और मान लो 1 2 3 और ये जो डॉटेड दिखा है मतलब सेकेंड वेवलेंथ के लिए, ठीक है, डॉटेड का ये मैंने दिखाया 1 2 3 और ये रहा 4, ठीक है। तो सपोज ये रहा λ1 वेवलेंथ के लिए और ये रहा λ2 वेवलेंथ के लिए। ये पूछा है कि सेंट्रल मैक्सिमा से कोई एक डिस्टेंस पे जाके, ये रहा मान लो डिस्टेंस है x, ठीक है, दोनों वेवलेंथ का ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड हो रहा है। स्क्रीन के सेंटर पे तो हो ही रहा है, लेकिन स्क्रीन के सेंटर से कुछ डिस्टेंस जाने के बाद ये दोनों वेवलेंथ का जो ब्राइट फ्रिंज है कोई एक ऑर्डर में मैं दिखा रहा हूं। ये मान लो है इसका बोल्ट का थर्ड ऑर्डर, ठीक है, थर्ड ऑर्डर मतलब λ1 वेवलेंथ के लिए और λ2 वेवलेंथ के लिए मान लो ये है फोर्थ ऑर्डर। सपोज ये मैंने वैल्यू दिखाया, मैं ये नहीं जानता कि कौन सा दो ऑर्डर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ है। मान लो λ1 का थर्ड ऑर्डर और λ2 का फोर्थ ऑर्डर आके देखो, ये रहा, देखो ये हुआ λ1 का कौन सा बोल्ट वाला, ये रहा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और डॉटेड का ये देखो सेल मैक्सिमम, ये रहा फर्स्ट, ठीक है, ये रहा सेकेंड और ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ। जो डॉटेड है उसका फोर्थ ऑर्डर और बोल्ड का थर्ड ऑर्डर एक जगह पे आके स्क्रीन के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो यही पूछा है, फाइंड लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ टू वेवलेंथ कोइंसाइड। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, मतलब दोनों वेवलेंथ का जो ब्राइट फ्रिंज है स्क्रीन के एक जगह पर आके कोइंसाइड हो रहा है। अब मैंने तो ये लिया है कि λ1 का थर्ड ऑर्डर और λ2 का फोर्थ ऑर्डर एक जगह पर ओवरलैप हुआ है, ये तो मैंने जस्ट आइडिया लिया, ये होगा तो नहीं है, वो हमें देखना होगा, ठीक है। जस्ट मैंने एक रफ आइडिया लिया है तुम्हें समझाने के, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूं इरेज, बाकी आगे चलते हैं, ठीक है। डेटा क्या क्या गिवन है, तो λ1 का वैल्यू गिवन है तुम्हारा 800 नैनोमीटर, λ2 का वैल्यू गिवन है तुम्हारा 600 नैनोमीटर। अच्छा, कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है 1.4 मीटर और ये रहा स्मॉल डी दैट इज 0.28 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि स्क्रीन के सेंटर से कोई एक डिस्टेंस पर आके दोनों वेवलेंथ का ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड हो, लेकिन कौन सा ऑर्डर वो हमें नहीं पता, वो चेक करना होगा, ठीक। तो मान लो ये मैं दिखाया x1 और ये रहा x2, ठीक है। अच्छा, λ1 का मैंने माना, ठीक है, λ1 का मैंने माना कि mth ऑर्डर, ठीक है, mth ऑर्डर, ठीक है, और λ2 का जो है वो nth ऑर्डर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस है x1 और यही डिस्टेंस है x2, ठीक है, यही डिस्टेंस है x1, मैं लिख रहा हूं x1 इक्वल टू x2, ठीक है। ये डिस्टेंस पे आके दोनों वेवलेंथ का मतलब λ1 का mth ऑर्डर और λ2 का nth ऑर्डर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने जस्ट एक रफ आइडिया दिखाया है। चलो, तो हम लोग जानते हैं कि ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या होता है, नॉर्मली n लैम्डा कैपिटल D अपॉन D। तो x1 के वजह से x1 मैंने माना λ1 वेवलेंथ के वजह से ये कितना हुआ m और ये हुआ λ1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और x2 हुआ तुम्हारा λ2 वेवलेंथ के वजह से, ठीक है, ये डिस्टेंस n λ2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। मतलब दोनों वेवलेंथ के वजह से स्क्रीन के कोई एक पॉइंट पे जो ब्राइट फ्रिंज है वो कोइंसाइड हो, लेकिन कौन सा ऑर्डर है वो तुम्हें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों वेवलेंथ के वजह से डिस्टेंस इक्वेट कर लो। मैंने माना λ1 का mth ऑर्डर और λ2 का nth ऑर्डर ओवरलैप किया है, ठीक है। अब देखो स्मॉल d कैपिटल D स्मॉल d काटो, ये हुआ m λ1 इक्वल टू n, λ2 ये हुआ m बाई n और ये हुआ λ2 अपॉन λ1, ठीक है। तो ये हुआ m अपॉन n और ये हुआ λ2 का वैल्यू कितना है, λ2 का वैल्यू है 600, तो ये हुआ 600 और ये हुआ 800, काटो, ये हुआ 3 और ये हुआ 4। एक्चुअली डेटा मुझे याद था इसे मैंने बोल दिया, और ये देखो 3/4। तो ध्यान से देखो अब क्या आ रहा है, अब ये निकाल लिया कि लीस्ट डिस्टेंस मतलब स्क्रीन के सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस, अगर देखो ये m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4, मतलब λ1 वेवलेंथ के लिए थर्ड ऑर्डर और λ2 वेवलेंथ के लिए फोर्थ ऑर्डर कोई एक डिस्टेंस पे जाके ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब वही डिस्टेंस निकाला, ये तो हमने जस्ट ऑर्डर निकाला कि λ1 के लिए थर्ड ऑर्डर, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं थर्ड ऑर्डर,
और लैम्डा 2 के लिए ये हुआ तुम्हारा फोर्थ ऑर्डर स्क्रीन के कोई एक पोजीशन पे जाके ओवरलैप हो रहा है। अब वही डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं एक बार थोड़ा क्वेश्चन रिलेस कर लेता, ठीक है, तब तक तुम लोग ये वाला कॉपी कर लो। तो ठीक है, चलो वो वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ x1 जो है तुम्हारा लैम्डा 1 के लिए, ये हुआ m लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 3, तो पुट करो लैम्डा 1 का वैल्यू कितना है, ये हुआ 800 नैनोमीटर, तो ये हुआ 800 नैनोमीटर, बाद में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैपिटल D का वैल्यू है तुम्हारा 1.4 मीटर और ये हुआ 0.28 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हुआ 3 मिल नैनोमीटर से मीटर 10 टू द पावर -9, ये हुआ 1.4 और ये हुआ 0.28 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, ठीक है। इसको काटो, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 2, ये काटो, ये हुआ 10। अब क्या हुआ, अब 14 से 20 काटो 2 और 2 से 3 को, ये हुआ 1.5। अच्छा अच्छा बेटर मैं इसको नहीं काट रहा हूँ, छोड़ दो इसको, देखो 3 को छोड़ दो। अच्छा थोड़ा सा देर रुक जाओ। अच्छा ये रहा 2, तो 14 से 20 काटा 2, अच्छा 2 को 8 से काटो, ये हुआ 4, तो 3 इंटू 4 कितना हुआ, ये हुआ 12। अच्छा अब पावर में कैलकुलेशन करो, ये देखो 10 टू द पावर 2 और 2 4 माइनस 9 कितना हुआ, -5, ठीक है, ये हुआ -5 और नीचे कितना है 10 टू द पावर ऑफ 1 - 3 -2, तो 12 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 2, तो 12 इंटू 2 - 5 -3 मीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 मिलीमीटर। ओके, एक बार कैलकुलेशन चेक कर रहा हूं, तो स्क्रीन के सेंटर से मिनिमम इतना डिस्टेंस पर जाके दोनों वेवलेंथ का ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेगा, लैम्डा 1 का थर्ड ऑर्डर और लैम्डा 2 का फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। मैं चेक कर देता हूं, ये काटा नैनोमीटर 1.4 0.28, इसको उड़ाओ 10 टू द पावर 2 10, अच्छा 14 28, ये हुआ 4, 3 इंटू 4 12, ये हुआ तुम्हारा 2 4 4 - 9 -5 और 1 - 3 -2, तो 2 - 5 -3 12 मिनट, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर डुअल नेचर रेडिएशन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है डुअल नेचर रेडिएशन से और ये क्वेश्चन बेस्ड है आइंस्टाइन प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन के ऊपर और ये आया है CBSE 2015 में। The maximum kinetic energy of photoelectrons gets doubled when wavelength of light incident on the surface changes from lambda 1 to lambda 2। अगर हम लोग wavelength lambda 1 से lambda 2 कर रहे हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट हो रहा है ना, उसका काइनेटिक एनर्जी डबल हो रहा है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट और वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है। तो चलो इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट आइंस्टाइन प्रोबेबिलिटी इक्वेशन को यूज करना है और ऑब्वियसली तुम्हें फाइनल आंसर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। दो चीज निकालने को बोला है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन। तो आइंस्टाइन प्रोबेबिलिटी इक्वेशन क्या है, एक तो हुआ तुम्हारा h न्यू इक्वल टू W नॉट और ये हुआ काइनेटिक एनर्जी, मैं इसको लिख रहा हूं K। अच्छा ये हुआ hc अपॉन लैम्डा 1, फ्रीक्वेंसी क्या होता है c बाई लैम्डा, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये हुआ तुम्हारा W नॉट h न्यू नॉट प्लस K, तो ये हुआ hc अपॉन लैम्डा 1 और ये रहा hc बाई लैम्डा नॉट प्लस K। अच्छा ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1 एंड और क्या बोला है, जब मैं वेवलेंथ को लैम्डा 1 से लैम्डा 2 कर रहा हूं तो ये काइनेटिक डबल हो रहा है, तो hc बाई लैम्डा नॉट और ये हुआ 2k। ओके, अब क्या ढूंढना है, लैम्डा नॉट ढूंढना है। लैम्डा नॉट के तुम्हें एक टर्म को रिप्लेस करना, कौन टर्म रिप्लेस करोगे, देखो तो बेटर k को रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो मैं hc बाई लैम्डा 2 को रख रहा हूं, ये hc बाई लैम्डा नॉट प्लस 2, k का वैल्यू कितना है इक्वेशन 1 से लिखो, hc अपॉन लैम्डा 1 माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। k का वैल्यू तुम फर्स्ट इक्वेशन से रख दो, hc बाई लैम्डा 1 माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। ओके, तो ये हुआ hc बाई लैम्डा 2 इक्वल टू hc बाई लैम्डा नॉट प्लस ट्वाइस hc बाई लैम्डा 1 माइनस ट्वाइस hc बाई लैम्डा नॉट। अच्छा उसके बाद क्या करो, तुम्हें क्या चाहिए, लैम्डा नॉट चाहिए, तो ये लैम्डा 1 किधर लेके आओ, hc बाई लैम्डा 2 माइनस ट्वाइस hc बाई लैम्डा 1। सेकेंड टर्म को इधर लेके आओ, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। अच्छा ये हुआ तुम्हारा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट ना, ठीक है।
तो HC बाई लैम्डा 2 थर्ड टर्म को लेके आ रहा है इधर 2HC बाई लैम्डा 1, ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस HC बाई लैम्डा 1। उसके बाद एक काम कर सकते हो एक्सक्यूज मी, तुम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो। ये एक काम करो, ये इस टर्म को इधर लेके आओ, ये पूरा शफलिंग कर दो इधर। ओके, HC बाई लैम्डा नॉट इक्वल टू, ये टर्म को इधर लेके आओ। ओके, ट्वाइस HC बाई लैम्डा 1, ट्वाइस HC बाई लैम्डा 1 माइनस HC बाई लैम्डा 2। ओके, HC बाई लैम्डा 2, HC बाई लैम्डा नॉट इक्वल टू 2HC बाई लैम्डा 1 माइनस HC बाई लैम्डा। अब क्या करो, HC काटो, तो क्या बचा 1 बाई लैम्डा नॉट इक्वल टू 2 बाई लैम्डा 1। ओके, और ये हुआ माइनस 1 बाई लैम्डा 2, तो 1 बाई लैम्डा नॉट एलसीएम करो, लैम्डा 1 लैम्डा 2, 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अब इसको रेसिप्रोकेट करो, लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2, 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और ये हुआ लैम्डा नॉट का आंसर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2। ओके, बस आइंस्टाइन-फोर्टली इक्वेशन और थोड़ा मैथमेटिक्स। ओके, और वर्क फंक्शन क्या होता है, W नॉट इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा नॉट, तो HC 1 बाई लैम्डा तुम्हें दिख रहा है, ये हुआ 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2। ओके, तो ये रहा दोनों एक्सप्रेशन। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एटॉम के ऊपर। ओके, तो ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बोल सकते हो। और ये क्वेश्चन है, जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी मतलब एक फोटोन एमिट होता है, उसका हमें चाहिए वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन जब एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो एक फोटोन एमिट होता है, उसका हमें चाहिए वेवलेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, रिडबर्ग फॉर्मूला ना। इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n equal to 4 to n equal to 2 हाइड्रोजन एटॉम, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है, रिडबर्ग फॉर्मूला ये हुआ 1 बाई लैम्डा इक्वल टू, ये हुआ r z स्क्वायर, ये हुआ 1 बाई nf स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई ni स्क्वायर। ओके, अच्छा इसमें हाइड्रोजन एटम है तो ये हुआ z एटॉमिक नंबर, ni कितना है, ni इक्वल टू इनिशियल ये हुआ 4 और nf की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये हुआ 2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r, z का वैल्यू मैं रख रहा हूँ 1, nf स्क्वायर मतलब ये हुआ 2 स्क्वायर और ये हुआ 4 स्क्वायर, तो ये हुआ 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r, ये हुआ 1 बाई 4 माइनस ऑफ 1 बाई 16, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r बाई 4 मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस ऑफ 1 बाई 4, ये हुआ 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r बाई 4 इंटू 3 बाई 4। ओके, अच्छा तो ये मैं रखूंगा लैम्डा इक्वल टू 16 बाई ये हुआ 3 बाई r। ओके, तो अच्छा मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, 1 बाई लैम्डा 4 1 r बाई 4, अच्छा r बाई 4 3 बाई 4 3r बाई 16। अच्छा एक्चुअली देखो r का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स ना, लेकिन इसमें मैं वो बोलूंगा ये वाला याद रखो, 1 बाई r इक्वल टू 9, ओके 912 एमस्ट्रॉन्ग। ओके, लगभग 911 एमस्ट्रॉन्ग होता है, इसको तुम 912 कर सकते हो, तो ये मैं लिखूंगा 16 बाई 3, ये हुआ 1 बाई r को मैं लिखूंगा 912 एमस्ट्रॉन्ग, इसको काटो तो ये हुआ 3 ना, ये 16 3 4 2 39, तो ये हुआ 16 इंटू 304 एमस्ट्रॉन्ग। ओके ठीक है, तो थोड़ा ये याद कर लेना, 1 बाई आर इक्वल टू 912, एक्चुअली ये होता है 911, मैंने कैलकुलेशन के लिए लिखा है 912 एमस्ट्रॉन्ग लिखा है। ठीक है, एक्चुअली ये होता है तुम्हारा 911। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन के लिए 912 एमस्ट्रॉन्ग लिया है। तो ये हमारा एटम का क्वेश्चन भी डन, और ये एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग चलेंगे न्यूक्ली के ऊपर। न्यूक्ली से हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा चैप्टर न्यूक्ली के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन लिथियम एंड हीलियम न्यूक्ली आर 5.6 मेगाटन वोल्ट एंड 7.06 मेगाटन वोल्ट, देन इन रिएक्शन फाइंड द रिलीज एनर्जी। रिएक्शन क्या है, प्रोटॉन के साथ ये लिथियम कंबाइन करके हीलियम का 2 न्यूक्लियस बना है। ठीक है, ये सामने 2 है। अच्छा गिवन क्या है, गिवन मैं नोट कर लेता हूं। ठीक है, लिथियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर मैं लिखूं तो लिथियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब लिथियम के लिए न्यूक्लियन नंबर कितना है 7, तो ये मैं लिखूंगा 7।
ये लिथियम के लिए कितना है 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या है हीलियम के लिए, क्या है हीलियम के लिए है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा तो हीलियम के लिए ये हुआ न्यूक्लियन 4, ये हुआ 4 और ये कितना गिवन है 7.06। ओके तो लिथियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये रहा न्यूक्लियन 7, 5.6 हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये रहा 4 इक्वल टू 7.06। ठीक है तो अगर मैं लिथियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी निकालूं, ये हुआ तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम, ये हुआ 5.6 इंटू 7, ये हुआ बाइंडिंग एनर्जी और ये हुआ तुम्हारा हीलियम के लिए। ठीक है ये तुम लोग मल्टीप्लाई कर लेना। ओके अच्छा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगा। अच्छा तो ये मैं लिखूंगा। अब रिएक्शन में क्या होता है Q वैल्यू मतलब एनर्जी रिलीज्ड, ये क्या होता है, ये होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, याद रखना। ओके ये होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ये हुआ रिएक्टेंट्स। स्पेलिंग गलत लिखा, कोई बात नहीं, रिएक्टेंट वो देख लेना तुम लोग। ठीक है तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट कौन सा है हीलियम। हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी देखो, एक हीलियम न्यूक्लियस के लिए ये रहा बाइंडिंग एनर्जी 7.06 इंटू 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ये हुआ तुम्हारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको भूल मत जाना। ठीक है एक हीलियम न्यूक्लियस के लिए ये हुआ बाइंडिंग एनर्जी, तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है, क्या होगा जस्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है तो ये हुआ 2 इंटू 7.06 और ये रहा 4। ओके आंसर आएगा पूरा मेगाटन वोल्ट में, क्योंकि यहाँ पर 2 हीलियम न्यूक्लियस है और एक हीलियम न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी, तो सिंपल 2 न्यूक्लियस है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। और लास्ट अच्छा ये है तुम्हारा रिएक्टेंट, ये प्रोटॉन है और लिथियम है प्रोटॉन का, तो हमें पता नहीं, मतलब अब क्वेश्चन में नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इसका बाइंडिंग एनर्जी 0 एज्यूम करना होगा। ठीक है एक्चुअली तो इसका कम होता है, ठीक है लेकिन 0 तो नहीं होता है, इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है तो ये रहा तुम्हारा और ये हुआ। अच्छा मैं अगर लिखो इसको, ठीक है तो ये हुआ तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, बेटर लिख रहा हूँ, ठीक है 2 हीलियम न्यूक्ली, ठीक है लिख रहा हूँ, और ये रहा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ठीक है लिथियम। तो यहाँ पर 2 है हीलियम न्यूक्ली, तो 2 इंटू 7.06 और ये रहा 4। ओके माइनस लिथियम के लिए कितना हुआ 5.6 इंटू 7। ओके ये कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, जो आएगा आंसर वो हुआ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी रिलीज मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का बाइंडिंग है सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये ध्यान में रखना यहाँ पर 2 है तो इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है और ये रहा फॉर्मेशन, ये तुम लोग कर लेना। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो है सेमीकंडक्टर। ठीक है उसमें से हम लोग एक डायोड का क्वेश्चन करते हैं, इसको कॉपी कर लो। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मैं लिया है सेमीकंडक्टर से। ठीक है तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, लास्ट तुम्हें जाते जाते बहुत कुछ सिखाया जाएगा। ये है डायोड, ठीक है ये रहा पी सेक्शन एन सेक्शन, आई होप तुम लोग जानते हो। ये रहा एक एक्सटर्नल रेजिस्टर, ठीक है और ये रहा हमने एक सेल को कनेक्ट किया है, ये डीसी सोर्स है 3.5 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है, बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज 0.5 वोल्ट। ये तुम्हें बोला है कि बैरियर पोटेंशियल है, नॉर्मली हम लोग बैरियर पोटेंशियल क्या जानते हैं, जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.2 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 0.7। क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट इन सर्किट, मतलब सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका तुम्हें चाहिए वैल्यू। अब देखो बैरियर पोटेंशियल का फंक्शन क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल फंक्शन ये है कि वो डिफ्यूजन करंट को रोकता है। ठीक है अब तुम्हें पता होगा कि ये जो डायोड में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उसका डायरेक्शन क्या होता है N2P, तो ऑब्वियसली बैरियर पोटेंशियल जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करेगा। ठीक अच्छा ये होगा डायरेक्शन, ठीक है ये देखो ये हुआ डायरेक्शन, ठीक है ये रहा 3.5 वोल्ट और ये रहा एक्सटर्नल रेजिस्टर, ये हुआ 3.5 वोल्ट। मतलब इस सेल के वजह से अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाह रहा है, ठीक है तो ये एक बैरियर पोटेंशियल बनेगा जो करंट को क्या करेगा, ऑपोज करेगा ना, क्योंकि देखो अगर इस सेल से करंट निकलेगा तो इसको ऑपोज करेगा। बैरियर पोटेंशियल का फंक्शन क्या है, बैरियर फंक्शन है वो डिफ्यूजन करंट को रोकता है, वो डायोड के थ्रू जो मेजॉरिटी चार्ज के डिफ्यूजन उसको ऑपोज करेगा। तो ऑब्वियसली ये वाला करंट अगर जाना चाहेगा तो ये एक बैरियर पोटेंशियल बनेगा बैटरी जो इस करंट को रोकेगा। ठीक है क्योंकि इसके से भी एक करंट बनना चाहेगा इस डायरेक्शन में जो इस करंट को ऑपोज करेगा। ठीक अगर हेल्प करता मान लो तो करंट ये होता नेगेटिव टर्मिनल और ये होता पॉजिटिव टर्मिनल जो इस करंट को सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें ऑपोज कर रहा है। तो ऑपोज करने के लिए
ये हुआ पॉजिटिव टर्मिनल और ये हुआ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये कितना है 0.5 वोल्ट और ये रहा रेजिस्टेंस R इक्वल टू 100 ओम। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, I इक्वल टू क्या होगा, ये सेल इसको अपोज कर रहे हैं तो 3.5 माइनस 0.5 डिवाइड बाई कितना 100, ये रहा 2/100 और ये कितना हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर -2 या लिख सकते हो 0.02 एम्पियर, ठीक है। तो ये वीडियो में मैंने पूरा क्लास 12 का 14 चैप्टर में से एक एक करके डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग ये सीरीज को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं फिर से ये वाला सीरीज लेकर आऊंगा, फिर से 14 चैप्टर्स में से 14 में डिस्कस करूंगा। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। प्रैक्टिस करते रहो और जितना हो सके फोकस रहो। अभी एग्जाम सामने है, इधर उधर मत भटको, तो पढ़ाई करते रहो। तब तक ऑल द बेस्ट।